हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम काइंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यावसायिक पर्यावरण के प्रकार को अंडरस्टूड कर रहे थे, जिसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट जो आंतरिक पर्यावरण था उसको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया था, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने माइक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी कर चुके थे जो विशिष्ट टाइप के पर्यावरण थे। आज हम करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट, समष्टि पर्यावरण। द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का व्यापक या समष्टि पर्यावरण। देखिए, व्यवसाय के व्यापक वातावरण में उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिनका विशिष्ट घटकों की तुलना में नियंत्रण रखना कठिन होता है। मतलब जो इसके जो नियंत्रण में प्रॉब्लम आती है, अतः व्यवसाय द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण में व्यवसाय तथा इसकी शक्तियां बृहद स्तर पर कार्य करती हैं। ये व्यापक स्तर पर व्यवसाय के लिए सुअवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। व्यापक व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ आती हैं। जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण। सेकंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। नंबर थर्ड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जनांकिकीय पर्यावरण। नंबर फोर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण। नंबर फिफ्थ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तकनीकी पर्यावरण। नंबर सिक्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पर्यावरण। नंबर सेवन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। तो हम इसमें एक एक पॉइंट को अंडरस्टूड करेंगे। जैसे फर्स्ट था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो देखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर्थिक पर्यावरण के लिए। देखिए, इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश तथा वितरण की प्रक्रियाएं चलती हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की जीवंत प्रक्रियाएं या अनिवार्यताएं कहा जाता है। मतलब किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, वहाँ पर प्रोडक्शन, कंज्यूम, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रियाएं प्रोसेस चलती रहती हैं। और ये जो प्रोसेस होती हैं वो जीवंत प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब कंटिन्यू चलती रहती हैं, और ये एसेंशियल भी होती हैं। इन्हीं जीवंत प्रक्रियाओं के फलस्वरूप आर्थिक संस्थाओं का निर्माण होता है। उत्पादन के लिए खेत, कारखाने, कार्यालय, खाने आती हैं। ऐसे ही एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए दुकानें, सहकारी भंडार, वितरक, एजेंट, सेल्समैन, मंडी बाज़ार, तो ये विनिमय के लिए आती हैं। जिसमें हमने देखा दुकानें हैं, सरकारी भंडार है, वितरक जो माल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एजेंट, सेल्समैन, मंडी बाज़ार। अब इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। साथ में कानून, नियमों, प्रथाओं, प्रबंधकों के तरीकों और सामाजिक आर्थिक संबंध, जैसे भूस्वामी तथा काश्तकार के बीच में होता है, जो संबंध पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच में होता है, और जो संबंध उत्पादक
एवं उपभोक्ता के बीच में होता है, या नियोक्ता और कार्मिक आदि के बीच में होता है, तो इन्हें समग्र रूप से संस्थाएं कहा जाता है। इन्हीं सब संस्थाओं से मिलकर आर्थिक ढांचा व आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले ये कौन कौन से संघटक कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का स्तर अथवा अवस्था। सेकंड, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियाँ। एंड सी, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। तो हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट स्टडी करते हैं, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का स्तर अथवा अवस्था। आर्थिक विकास की अवस्था ही स्थानीय अथवा घरेलू बाजार का आकार तय करती है, निर्धारित करती है तथा व्यवसाय को प्रभावित करती है। विकास के स्तर पर संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में विभक्त की गई है। हम देखें जैसे देश हैं जैसे हमारे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि, इन देशों की अर्थव्यवस्था विकसित मानी जाती है और एशियाई, अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था भी इनकी विकासशील मानी जाती है। अर्थात जहाँ विकसित हो चुका है वहाँ तो अब विकास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ की विकासशील है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है तथा नागरिकों को जीवन की जो भी एसेंशियल नीड है, मूलभूत आवश्यकताएं, वो अभी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं जहाँ विकासशील देश हैं। अगर विकसित देशों में वस्तु विशेष की मांग जो कम होती है उसका मुख्य कारण होता है अल्पाय, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है। चूँकि विक्रय और मांग आय की लोच पर आधारित होते हैं और जैसे जैसे मतलब आय की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि के साथ आय बढ़ती है, लेकिन वस्तु की मांग में वृद्धि करने के लिए क्रेता की क्रय शक्ति में वृद्धि करने में फर्म असमर्थ होती है। इसलिए फर्म व्यय में कमी करके विक्रय मूल्य को नीचे स्तर पर रखने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि जो नई नई रिसर्च होती हैं, नई नई खोज है, उसके द्वारा भी जो कॉस्ट है उसको कम करके जो भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं वो कम इनकम वाले बाज़ार जो होते हैं, लो इनकम मार्केट, उनके लिए तैयार की जाती है। जैसे कि प्रसिद्ध कंपनी कोलगेट है, उसने कम आय बाज़ार के लिए कम मूल्य के कपड़े धोने की जो मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसका निर्माण किया है। इसी प्रकार नेशनल कैश रजिस्टर ने ऐसे रजिस्टर का प्रोडक्शन किया है जो मॉडर्न रजिस्टर के रेट के लगभग आधे रेट से कम पर विकसित देशों में उपलब्ध हो जाते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे देशों में जहां विनियोग एवं आयों के स्तर में लगातार वृद्धि होती है, वहाँ व्यवसाय और विनियोग की संभावनाएं अधिक होती हैं, जहाँ पर आय लगातार वृद्धि होती रहे। परंतु अर्थशास्त्रियों व व्यवसायों के बीच अब ये धारणा सुदृढ़ होती है
कि विकसित देश विनियोग के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त नहीं है। जो विकासशील देश हैं वो तो विनियोग के दृष्टिकोण से उपयुक्त है, बट विकसित देश विनियोग की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं है। कारण, क्योंकि वहाँ अर्थव्यवस्था विकास के अधिकतम बिंदु तक पहुंच चुकी है। अतः आर्थिक विकास की अवस्था व्यवसाय की प्रकृति, उसके पैमाने आदि को प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमिक विकास की जो दर थी उसको अंडरस्टूड किया, जिसमें हमने देखा जो आर्थिक पर्यावरण था, जिसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, इनकी जो प्रक्रियाएं थी वो लगातार चलती रहती हैं और ये जीवन पर्यंत चलती हैं। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक देखें। जो विकास का, आर्थिक विकास का स्तर था, आर्थिक नीतियाँ थी, आर्थिक प्रणाली थी। तो हमने आर्थिक विकास के स्तर का पॉइंट क्लियर किया। आगे करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीति वह सरकारी नीति होती है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा नियमन से संबंध रखती है। चूँकि अर्थव्यवस्था शब्द के अंतर्गत बहुत सारी बातों को समाहित किया जाता है, अतः आर्थिक नीति भी किसी एक पॉलिसी, किसी एक नीति का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें हम औद्योगिक, व्यापारिक, मौद्रिक, राजकोषीय, शाख, कीमत, कृषि तथा श्रम इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ी जो विशिष्ट सरकारी नीतियां हैं, एकीकृत स्वरूप में आर्थिक नीति के नाम से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। आर्थिक नीति के नाम से इनका संबोधन किया जाता है। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव व्यवसाय पर अधिक पड़ता है और प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। विशेष प्रकार के व्यवसाय पर आर्थिक नीति का अनुकूलतम प्रभाव होता है और आगे इसके जो तत्व हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।